नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ में। यहाँ पर हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की गणित की तैयारी के क्रम में आज हम आपके सामने गणित का मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर आए। इससे पहले हम गणित के कुछ कोर्स के वीडियोस और मॉडल पेपर 2 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस और मॉडल पेपर दोनों मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो सेक्शन में जाकर, चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर वहां से भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहां पर जो पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या -2/5 तथा 8/15 का भागफल क्या होगा। तो हमने आपको बताया था, जब परिमेय संख्याओं का भागफल करना होता है तो उनका भागफल करना कठिन होता है, तो उस भागफल को हम लोग गुणनफल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी जहां पर हमें भाग करना है उसको हम गुणे में बदल देंगे। देखिए कैसे हमने यहां पर भागफल बोला गया है प्रश्न में, हमने इस भागफल को गुणे में बदल दिया। जब हम गुणे में बदल रहे हैं तो हमें कुछ और भी चेंज करना होगा। यहां जो बाद वाली परिमेय संख्या यानी 8/15 है, इसको हमें उल्टा कर दिया, यानी हर को अंश में कर दिया और अंश को हर में कर दिया। तो ये आपका हो गया 15/8। अब आसानी से आप इसको काट सकते हैं, 2 चौको 8 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 4 और माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। तो ये आपका आंसर आएगा -3/4। कितना आसान है। अगर जब भी परिमेय संख्याएं या भिन्नों का भाग करने की बात कहे तो आप उस भाग को भाग न करके गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो जो बाद वाली भिन्न या परिमेय संख्या है वो उल्टी हो जाएगी, यानी अंश को हर में कर देंगे और हर को अंश में कर देंगे। उसके बाद आप उस संख्या को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर आपके सामने -3/4 उत्तर आ गया। अब बात कर लेते हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात करो। आपको मालूम होगा जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। जैसे ये मान लीजिए वृत्त है, ये बीच का केंद्र है, यहां से ये ले गए दूरी, तो ये आपकी हो गई त्रिज्या। अब इसी त्रिज्या को हम दोनों तरफ बढ़ा दे तो ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है व्यास। तो ये चीज क्लियर है। तो यहां पर जो त्रिज्या का 2 गुना होता है वही व्यास होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे, इससे हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, πr²। वैल्यूज रख दीजिए, क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7 और r² ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि हमें त्रिज्या मालूम नहीं है, त्रिज्या निकालनी है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 22/7 इधर है, जब बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7/22। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 22 है वो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ ये देखिए डिवाइड में चला गया। ये जो 7 डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में हो गए। जब बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं तो डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाता है, और जो जोड़ होता है वो घटाने में बदल जाता है, और जो घटाना है वो जोड़ में बदल जाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसको आप काट लीजिए, 22 सत्ते 154। अब 7 और 7 हो जाएगा 49, r² बराबर हो गया 49। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो 49 के ऊपर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट हो गया 49। तो स्क्वायर रूट कितना होगा 49 का, वो होता है 7 का, 7 सत्ते 49 होता है ना। तो r की जो वैल्यू आ गई 7। अब यहां पर हमसे पूछा क्या गया था, व्यास। जब त्रिज्या 7 निकल के आ गई तो आपका व्यास जो होगा वो इसका 2 गुना होता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी व्यास की वो आएगी 14 सेंटीमीटर, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, sin 90/tan 45 का मान लिखो। सीधी सी वैल्यूज रखिए और आंसर ले लीजिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को याद करने का तरीका मैंने बहुत ही आसान भाषा में एक वीडियो में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल करने का आसान तरीका। वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। तो sin 90 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 1 कटेगा तो उत्तर आपका आएगा 1। अगला प्रश्न है, 0.000064 का घनमूल निकालो। बात आ रही है घनमूल की। तो घनमूल की जब बात आएगी तो दाईं तरफ से 3 3 के जोड़े बना लीजिए,
ये हमने एक जोड़ा बनाया और एक जोड़ा ये बनाया। अब इसी जोड़े में से एक एक संख्या ले लीजिए। जैसे हम इस जोड़े से लेते हैं 0, और ये जो 64 0 64 है। अब ये बताइए 64 किसका घन होता है? 64 घन होता है 4 का। तो दूसरे जोड़े से हमने ले लिया 4। देखिए 0 64 लिखा हो या 64 केवल लिखा हो, बात एक ही है। जैसे हम कहते हैं कि ये कितना लिखा है, आप कहेंगे 3 लिखा है, और ये कितना लिखा है, ये भी 3 लिखा है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर 0 64 का हमने केवल 4 लिया, हमें जोड़े से एक संख्या लेनी है। तो हमने 0 64, जो 64 का घनमूल होता है वो होता है 4। तो यहां पर इन दोनों जोड़े से हमें निकल के आया 0 4, और ये जो आपका दशमलव था उस दशमलव को लगा दीजिए। तो यहां पर जो 0.000000 64 का घनमूल निकला वो निकला 0.04। आसान सा है। जब भी घनमूल निकालने की बात आए तो दाईं तरफ से 3 के जोड़े बना दीजिए और प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। -32/72, -32/-72 का सरलतम रूप लिखो। तो जब ऐसी संख्या है तो माइनस माइनस तो पहले ही काट दीजिए, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, कट गया तो बचेगा 32/72। अब इसको 2 से काट दीजिए तो ये 16 दूना 32, ये हो जाएगा 36 दूना 72, तो ये 16/36 हो गया। अब इसको काट दीजिए 2 8 16 और 2 18 18 दूना 36, तो ये हो गया 8/18। अब इसको फिर से 2 से काट लीजिए, 2 चौको 8, 2 9 18। अब इसके बाद 4/9 किसी से नहीं कटेगा। अगर हम 2 से काटे तो 4 कट जाएगा लेकिन 9 नहीं कटेगा। अगर हम 3 से काटे तो 4 नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा। हमें चाहिए ऐसी संख्या होती है जो दोनों को काटे, तो यही इसका सरलतम रूप होगा 4/9। जब कटना बिल्कुल बंद हो जाए तो वही इसका सरलतम रूप होता है। अगला प्रश्न संख्या 6 है। 2 पासे उछालने पर समान संख्या प्राप्त होने का समुच्चय लिखो। जैसे ही हम 2 पासे उछालते तो आप देखेंगे जब पासे गिरते हैं तो दोनों के ऊपरी फलक पर कोई ना कोई नंबर होता जरूर है। तो हमें ऐसी कंडीशन प्राप्त करनी है कि जब दोनों पासों में समान संख्या हो। ठीक है, अगर किसी पासे में 1 है तो दूसरे में भी 1 होनी चाहिए। ऐसी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं देख सकते हैं आप। 1 हो सकता है कि पहले पासे में 1 है दूसरे पासे में है, तभी तो ये समान हो जाएंगी। हमें समान संख्या प्राप्त करनी है। पहले पासे में 2, दूसरे पासे में 2, तीसरे में भी यही, चौथे में भी यही कंडीशन, पांचवें छठे, ऐसे करके हमें अगर समान संख्या प्राप्त करनी है तो कुल मिलाकर 6 अवयव प्राप्त होंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। 6 समुच्चय आपको यहां पर दिख गए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 में। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। ऐसे प्रश्न को थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है। जब कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कौन सी। आखिर वो होगी 99,999। जब भी सबसे बड़ी संख्या लिखने की बात आती है तो जितने अंकों की बात कहे उतने ही बार आप 9 लिख दीजिए। जैसे यहां पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 5 बार 9 लिख दीजिए। ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसी संख्या का हम क्या निकाल लें, वर्गमूल निकाल लें। वर्गमूल निकाल लीजिए, भाग विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए तो आपके पास कुछ ना कुछ शेष मिल जाएगा। देखिए हमने यहां से कैसे किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 99,999 का हमने भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास किया। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाईं तरफ से जोड़े बना लेते हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और तीसरा 9 का कोई जोड़ा नहीं बनना तो उसको खाली छोड़ देते हैं। अब जो सबसे पहला है संख्या 9, अब 9 को हम ऐसी संख्या से भाग दे जो पूर्ण वर्ग बनता हो। जैसे 2 दूना 4 या 3 तिया 9। अब यहां पर देख रहे हैं 3 तिया 9 पूरा पूरा कट रहा है, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, यहां लिखा 3, यहां लिखा 3, 3 तिया 9 और इसके बाद 9 के नीचे 9 लिख के काट दिया, कुछ नहीं शेष बचा। अब अगला जोड़ा उतार लेते हैं 99। ये हमने यहां पर 99 उतार लिया। अब यहां पर जो आपने 3 ये लिखा था ऊपर वाला 3, इसी 3 को हम यहां उतारेंगे और ऊपर वाले 3 से नीचे वाले 3 को जोड़ लेंगे तो आएगा 3 और 3 आ जाएगा 6। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद यहां बचेगा 6 और यहां है आपके सामने 99। तो आप ऐसा कीजिए कि यहां पर एक संख्या भूल जाइए, लास्ट की जो 9 वाली संख्या है, यहां 99 लिखा है, 99 में ये 9 भूल जाइए। अब बचा 9 और यहां पर है 6। 3 और 3 को हमने जोड़ा था तो 6 आया था।
तो जब 6 आया था तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 12 ज्यादा हो रहा है मतलब एक बार ले जाएंगे, तो हम यहां पर एक बार ले जाते, तो हमने यहां पर इसके आगे 1 लिख दिया और 3 के इधर आगे 1 लिख दिया। अब यहां पर हो गया 61 और यहां पर हमने 1 लिखा था, तो 61 एकम कितना होता है, 61 एकम होता है 61। तो 99 में 61 घटाएंगे तो आएगा 38। अब उसके बाद अगला जोड़ा उतार लेते हैं 99, तो ये हो गया 3899। अब यहां पर हमने 1 से गुणा किया था, तो 3 के आगे जो 1 लिखा हुआ उसी 1 को हम यहां उतार लेते हैं, तो 61 और 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 62 और यहां हो जाएगा 3899। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहां पर भी हम क्या करते हैं कि इसकी हम 2 संख्या छोड़ देते हैं। जैसे हमने यहां पर केवल 1 संख्या छोड़ी थी, यहां पर हम 2 संख्या छोड़ देते हैं और यहां पर जब 62 आया था तो 62 का हम 2 छोड़ देते हैं। इसके बाद हमारे पास बचा 6 और यहां बचा 38। अब 6 का पहाड़ा आप 38 में पढ़िए कितने बार जाएगा, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 42 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाइए। तो हमने क्या किया, यहां पर 6 लिख दिया और यहां पर भी 6 लिख दिया। 62 आया था ना, 61 और 1 को जोड़ा था 62 आया था। अब 62 के आगे हमने 6 लिख दिया, तो ये हो गया 626। अब 626 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3756। 3899 में जब 3756 को माइनस करेंगे तो बचेगा 143। 143 शेष बच रहा है, यानी ये जो संख्या है इसमें अगर हम 143 घटा दें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखिए यहां पर हमने 99,999 में 143 को माइनस किया, ये आ गया आपका 99,856। अब 99,856 पूर्ण वर्ग संख्या है और ये वर्ग किसका है, ये वर्ग है 316 का। आप चाहे तो करके देख भी सकते हैं कि जब 316 है तो वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी वर्ग संख्या है। अब अगर हम कहते हैं कि 317, जैसे किसी को डाउट हो कि शायद ये सही है कि नहीं, तो 316 के बाद कितना आता है, 317। अब 317 का अगर आप स्क्वायर करके देखेंगे तो आएगा 1,04,89। तो ये देखिए 6 अंकों की संख्या हो गई ना। हमें चाहिए कितने अंकों की संख्या थी, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए थी, तो वो होगी आपकी, ये लिखी है नीचे 99,856। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है, चक्री चतुर्भुज बना हुआ है। चक्री चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके ऐसे चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों। तो यहां आप देख सकते हैं ये भी परिधि पर है, ये भी परिधि पर है, ये भी और ये भी। चतुर्भुज के चारों शीर्ष यहां पर वृत्त की परिधि पर है, तो ये चक्री चतुर्भुज हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं क्या दिया है, DAC 40 दिया है, DAB 85 दिया है। DAB ये वाला पूरा 85 है, तो ACB की माप हमें निकालनी है। ACB ये वाला ACB तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए ये जो दोनों त्रिभुज बने, ये और ये अर्धवृत्त पर बने त्रिभुज हैं और जो अर्धवृत्त का कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है और ये है, ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के। यहां पर DAC दे रखा है 40 और DAB दे रखा है 85। तो जब ये टोटल 85 दे रखा है, एक हिस्सा 40 दे रखा है, तो दूसरा हिस्सा कितना होगा आप निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए यहां पर हमने करके दिखाया है आपको, DAB बराबर DAC प्लस CAB, यानी ये जो DAB है ये 2 भागों में डिवाइड है। पहला भाग है DAC और दूसरा भाग है आपका CAB। तो आपके सामने प्रश्न में DAC 40 दे रखा है, DAB की वैल्यू दे रखी है 85, तो CAB की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। 40 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो 85 माइनस 40 निकल के आएगा 45। एंगल CAB बराबर हो गया 45, यानी ये जो आपका एंगल है ये 45 निकल के आ गया। ये 45 है और ये है 90, तो क्या आप ACB नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहुंच जाते हैं इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB बराबर 180। अब यहां पर ABC की वैल्यू है 90 क्योंकि ये अर्धवृत्त पर बना कोण है। BAC की वैल्यू अभी अभी हमने निकाल ली जो कि है 45, और आपको ACB की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि ये 90 रख दिया, 45 रख दिया, यहाँ 180 तीनों को जोड़ दिया तो 180 आया।
अब 90 और 45 जोड़ेंगे हो जाएगा 135, बराबर के उस तरफ जाएगा 135, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 135। तो यहां पर जो ACB की वैल्यू निकल के सामने आ गई आपके 45। आसान सा क्वेश्चन है, आराम से समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया रिवाइंड कीजिए, फिर से समझिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है x की पावर 4y स्क्वायर डिवाइड बाय x की पावर y स्क्वायर। जब आधार संख्या सेम हो तो घात क्या होंगी? भाग देने पर घटेंगी। यहां पर बीच में भाग लगा है तो जो इनकी घात होगी वो घट जाएगी। तो हमने यहां पर इनकी जो घात है वो घटा दी, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इनको जब घटा दिया तो 4y स्क्वायर में y स्क्वायर घटाया तो आया 3y स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया x की पावर 3y स्क्वायर। आसान सा प्रश्न है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो इसको नहीं कर सकते, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। जब बेस वैल्यू सेम है, मतलब जो यहां पर x है x सेम है और बीच में लगा है डिवाइड का निशान, तो जब डिवाइड का निशान लगा होता है तो घातें हमेशा घटती हैं। तो हमने यहां पर देखिए 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दिया, 3y स्क्वायर आ गया, x की पावर 3y स्क्वायर। अगला प्रश्न है आंकड़े निम्न है, बहुलक और मध्यिका ज्ञात करो। देखिए जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कोई एक पूछा जाएगा, या तो बहुलक पूछा जाएगा या तो मध्यिका पूछा जाएगा। हमने यहाँ पर दोनों को आपको करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पद दे रखा है और बारंबारता दे रखा है। बहुलक की अगर बात करें तो आप यहाँ पर नीचे बारंबारता वाले सेक्शन में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कौन सा है? 11 है। तो इस आंकड़ों का बहुलक कितना होगा? वो होगा 15, क्योंकि जो मध्यिका या बहुलक जो भी आंसर आएगा वो पद वाले सेक्शन से ही आता है। यहां पर हमें यह देखना है कि कितने बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार 11 आ रहा है, तो 11 का पद कितना है? 15। तो यहां पर जो बहुलक होगा वो होगा 15। बात कर लेते हैं मध्यिका की। मध्यिका निकालने के लिए हमें इसी के सापेक्ष एक और कॉलम खींचना होगा, एक और सारणी बनानी होगी, जिसमें 3 कॉलम बनेंगे, पद, बारंबारता, संचयी बारंबारता। पद और बारंबारता तो आपके प्रश्न में ही दे रखा है। तीसरा कॉलम आपको अपने आप से खींचना है, जो कि होगा संचयी बारंबारता का। कैसे निकालते हैं? देखिए पद और बारंबारता तो आप प्रश्न में दे रखा है, इसको ऐसे ही सेम टू सेम उतार लेते हैं। अब संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं? ये 9 का 9 लिख देते हैं। अब 9 7 हो जाएगा 16, 9 और 7 को जोड़िए 16 हो गया। 16 और 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 26, 26 और 11 जोड़ेंगे हो जाएगा 37, 37 और 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 39, 39 और 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 43। अब यहाँ पर आपने देख लिया जो पदों की संख्या निकल के आ गई 43। यहाँ पर हमें यह देखना है कि जो पदों की संख्या निकल के आई है वो सम है कि विषम, क्योंकि सम का मध्यिका फॉर्मूला अलग होता है और विषम वाला मध्यिका का फॉर्मूला अलग होता है। यहाँ पर 43 जो कि विषम है तो हम विषम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मध्यिका बराबर n+1/2 वहाँ पद। अब 43 + 1 होता है 44, 44/2 हो जाएगा, तो ये 22वां पद हो जाएगा। तो अब हमें 22वें पद का मान निकालना है। जो भी संख्या, जो भी उत्तर आता है मध्यिका या बहुलक में, वो पद इससे आता है। अब यहां पर हमें कौन से पद का मान ढूंढना है? 22वें पद का मान। तो आप इस सारणी में देखिए और 22 से जो जस्ट बड़ी हो, जस्ट बड़ी की बात कर रहा हूं, 22 से जो जस्ट बड़ी है, जैसे कि 26, ये 22 से जस्ट बड़ी है। अगर हम यहां पर 37 को नहीं ले सकते, क्योंकि 22 से बड़ी इससे भी छोटी संख्या है, वो है 26। तो हमें जो भी पद ढूंढना है उससे जस्ट बड़ा लेना। 22 से जस्ट बड़ा है 26। अब 26 के सामने वाला पद देख लीजिए कितना है? 14। तो यहां पर जो मध्यिका आएगी वो आएगा आपका 14। 22वें पद का मान 14 है, तो मध्यिका आपकी हो जाएगी 14, और बहुलक में स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं 15। तो ये आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार इनका पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ। बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपके लिए, 4p - 2p का क्या मान होगा? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4p, ऑप्शन नंबर सी है 2p, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही है नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर प्रश्न समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।